Assalamualaikum and good morning dear students. I hope you are fine. Welcome to your biology class and I am your biology teacher Miss Nida Zamur. Students, as you know that last time we discussed about photosynthesis, that is a food making process of plants. इसमें हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस को दो फेजेस में डिवाइड किया गया है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। ठीक है, उसमें हमने सारा देखा था कि कैसे प्लांट्स जो होते हैं वो सनलाइट ट्रैप करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है और फिर किस तरह से ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है उनको। ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लिमिटिंग फैक्टर्स इन फोटोसिंथेसिस। ओपन पेज नंबर 124। लिमिटिंग फैक्टर्स इन फोटोसिंथेसिस यानी कि वो कौन से फैक्टर्स हैं। लिमिटिंग फैक्टर से मुराद ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करते हैं। कोई भी ऐसा फैक्टर जो फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करता है उसको हम कहेंगे लिमिटिंग फैक्टर्स इन फोटोसिंथेसिस। Any environmental factor, the absence or deficiency of which can decrease the rate of a metabolic reaction is called limiting factor for that reaction. So what is a limiting factor? कोई भी ऐसा environmental factor जिसकी absence या कमी किसी भी रिएक्शन के रेट को कम कर दे। ठीक है, किसी भी रिएक्शन के रेट को कम कर दे उसको हम कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर फॉर दैट रिएक्शन। कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो सकता है, कोई भी ऐसा फैक्टर जिसकी कमी या एब्सेंस में वो रिएक्शन प्रोसीड ना हो सके, हम उसको कहते हैं कि उसका लिमिटिंग फैक्टर है। सो देयर आर मैनी लिमिटिंग फैक्टर्स फॉर फोटोसिंथेसिस एज वेल। कौन कौन से हैं? लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर, concentration of carbon dioxide and availability of water act as limiting factors for photosynthesis. As you know students that process of photosynthesis cannot be carried out without light. ठीक है, सनलाइट के बगैर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो ही नहीं सकता। इसी तरह से टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये वो चीज़ें हैं कि जिनकी एब्सेंस या डेफिशिएंसी से फोटोसिंथेसिस का रेट स्लो हो जाएगा। दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज लिमिटिंग फैक्टर्स फॉर फोटोसिंथेसिस। इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर। लाइट इंटेंसिटी और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है फोटोसिंथेसिस पर? द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वेरीज विद लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का जो रेट होता है वो लाइट इंटेंसिटी के साथ साथ वेरी करता है, चेंज होता है। कैसे? इट डिक्रीजेज एज लाइट इंटेंसिटी डिक्रीजेज एंड इंक्रीजेज एज इंटेंसिटी इंक्रीजेज। यानी कि इट इज़ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी इंक्रीज्ड, एंड लाइट इंटेंसिटी अगर डिक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डिक्रीज। However, at much higher light intensity, the rate of photosynthesis becomes constant. लेकिन एक टाइम ऐसा आता है, जैसे हमने एंजाइम्स की रिएक्शन में पढ़ा था ना, इसी तरह से यहाँ भी एक टाइम ऐसा आता है कि लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज़ होती है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज़ होता है, लेकिन बहुत हायर लाइट इंटेंसिटी पे फोटोसिंथेसिस का रेट जो होता है इट बिकम्स कांस्टेंट, वो फर्दर इंक्रीज़ नहीं होता। इसी तरह से टेम्परेचर की हम बात करते हैं तो उसमें भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होता है वो डिक्रीज़ करता है विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कम हो तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज़ होता है, बट टू ओवरऑल लिमिटेड रेंज। लेकिन अगर लाइट इंटेंसिटी लो है, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर हैज़ लिटिल इन्फ्लुएंस ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि लाइट ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, लाइट इंटेंसिटी अगर लो है, टेम्परेचर आप बेशक इंक्रीज़ कर दें, उसका इतना ज़्यादा असर नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज़ नहीं होगा जब तक लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज़ नहीं होगी। उसके बाद इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है फोटोसिंथेसिस का रेट भी इंक्रीज़ होता है अनटिल लिमिटेड बाय अदर फैक्टर, जब तक उसे कोई दूसरा फैक्टर रोक ना दे। ठीक है, जैसे लाइट की अवेलेबिलिटी बंद हो जाए, अचानक लाइट मिलना बंद हो जाए प्लांट को, अब बेशक कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते रहें, फोटोसिंथेसिस का रेट नहीं बढ़ेगा। इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल कॉजेज द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा एंड इट डिक्रीजेज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन यहाँ भी एक सर्टेन लिमिट तक बात होती है। ठीक है, अगर सर्टेन लिमिट से वो इन लेवल से कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ कर जाए तो क्या होगा? स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे और फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाएगा। सो दैट वर सम फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ कम टूवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, ओपन पेज नंबर 130. नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्पिरेशन. When we burn a fuel, it utilizes oxygen and yields energy in the form of light heat. ठीक है, आपको पता है कि जब हम किसी भी फ्यूल को जलाते हैं, गैस ही ले लें, कोयला ले लें, आप उसे जलाते हैं, उसमें ऑक्सीजन यूज़ होती है और हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है हीट और लाइट की फॉर्म में। ऐसा ही होता है ना। इसमें अब क्या होता है कि जो फ्यूल होता है उसके अंदर CH बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। अब इस बर्निंग प्रोसेस में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होती है वो यूज़ होती है टू ब्रेक द CH बॉन्ड्स प्रेजेंट इन फ्यूल। फ्यूल के अंदर जो CH बॉन्ड्स होते हैं, ऑक्सीजन उन बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करती है। ठीक है, और फिर उससे लाइट और हीट की शक्ल में हमें एनर्जी मिलती है। सिमिलरली
ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है, हम भी ऑक्सीजन यूटिलाइज करते हैं फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ CH बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द फूड। ठीक है, हमारे फूड में भी CH बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, उनको ब्रेक डाउन करने के लिए हम ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। इस ब्रेक डाउन से क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है जो कि ATP में ट्रांसफ़र हो जाती है। ये हम लास्ट टॉपिक में पढ़ चुके हैं। अब इस प्रोसेस के दौरान होता क्या है, बेसिकली CH बॉन्ड्स आर ब्रोकन बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये भी चीज़ हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ी है। और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी बनते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को बेसिकली हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। द सेलुलर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। कौन सा प्रोसेस, सेलुलर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज ऑक्सीजन फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ CH बॉन्ड एंड गेट एनर्जी, दैट इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। Respiration is of two types, aerobic and anaerobic respiration. Most common fuel used by cells to get energy by cellular respiration is glucose. जो हम यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए, जो बेसिकली लाइक आप कह लें सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू जो हम फ्यूल जिसको हम कहते हैं यूज़ करते हैं फॉर एनर्जी, दैट इज़ ग्लूकोज। ठीक है, मोस्टली हमारा जो एनर्जी फ्यूल है वो क्या है, ग्लूकोज। द वे ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। अब उस ग्लूकोज के अंदर CH बॉन्ड्स हैं, वो कैसे ब्रेक डाउन होंगे, उनकी ऑक्सीडेशन कैसे होगी, इट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, समटाइम्स ऑक्सीजन अवेलेबल होती है, समटाइम्स ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती। सो एज आई टोल्ड यू दैट रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स, एरोबिक एंड एनारोबिक। द सेलुलर रेस्पिरेशन अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही होती है, दैट इज़ नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड द अदर वन दैट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है दैट इज़ एरोबिक, और जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है दैट इज़ एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन में होता क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अकर्स विद मैक्सिमम रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमने पढ़ा था, क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन कहते हैं, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन को कहते हैं ऑक्सीडेशन। सो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ग्लूकोज की होती है और मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अकर्स विद मैक्सिमम रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फर्स्ट फेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन की फर्स्ट फेज में क्या होता है, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है 6 कार्बन, एज यू नो दैट इज फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। क्या फार्मूला है ग्लूकोज का, C6H12O6। ठीक है, तो इसमें यानी कि कार्बन कितने नज़र आ रहे हैं आपको, 6। तो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है यानी कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल, दैट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। ये ब्रेक डाउन हो जाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड ईच विथ 3 कार्बन। ठीक है, सेकेंड फेज में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड आर कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, पायरुविक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कम्प्लीटली उनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, यानी कि तमाम जो CH बॉन्ड्स होते हैं वो टूट जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाता है, तमाम जो एनर्जी होती है रिलीज हो जाती है। ओवरऑल रिएक्शन इस तरह से होता है, C6H12O6 दैट इज़ ग्लूकोज प्लस O2 दैट इज़ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन होती है, बॉन्ड्स टूटते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है और एनर्जी रिलीज होती है। सेकेंड जो टाइप है रेस्पिरेशन की, दैट इज़ एनारोबिक रेस्पिरेशन, और इसको फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। एज यू नो दैट इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती तो ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होती। ठीक है, एरोबिक में हमने पढ़ा कि ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है विद मैक्सिमम रिलीज ऑफ एनर्जी, जबकि इसमें क्या होता है, ग्लूकोज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है विद लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, फर्स्ट फेज होती है एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। फर्स्ट फेज एरोबिक के बिल्कुल सिमिलर होती है, यानी कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है दैट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। ठीक है, फर्स्ट फेज इज सेम, बट इन द सेकंड फेज पायरुविक एसिड इज़ नॉट कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन सेकंड फेज में यहाँ देखिए एरोबिक में हमने देखा था कि पायरुविक एसिड कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, जबकि यहाँ पे क्या होता है, पायरुविक एसिड इज़ नॉट कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन एब्सेंट है, वो कन्वर्ट हो जाता है दूसरे कंपाउंड में लाइक इथाइल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड। इस तरह से क्या होता है कि मैनी ऑफ द CH बॉन्ड्स आर लेफ्ट अनब्रोकन इन द प्रोडक्ट्स। इनके अंदर ये जो प्रोडक्ट्स बनी है पायरुविक एसिड से, इथाइल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड, बहुत सारे CH बॉन्ड्स अनब्रोकन रह जाते हैं। ठीक है, वो टूटते नहीं हैं।
एनारोबिक रेस्पिरेशन को भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है 2 टाइप्स में, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है प्रोडक्ट कौन सी बनी है सेकंड फेज में, ठीक है। अगर इथाइल अल्कोहल बना है तो दैट इज़ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और अगर लैक्टिक एसिड बना है तो दैट इज़ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है जी बैक्टीरिया और जीस्ट वगैरह में। इसमें होता क्या इन दिस टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, पायरुविक एसिड होता है, इट इज़ फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। पायरुविक एसिड किसमें ब्रोकन डाउन होता है? इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इट अकर्स इन स्केलेटल मसल्स ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स ड्यूरिंग एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटीज़, ठीक है। ह्यूमन बींग्स के अंदर या दूसरे जो एनिमल्स होते हैं जब वो कोई एक्सट्रीम फिजिकल वर्क करते हैं तो ये उनके स्केलेटल मसल्स में होती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। उसके अलावा जो दूध के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, इट ऑल्सो हैपन्स इन दैम। इस रेस्पिरेशन में क्या होता है? पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। इंपॉर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होती है, उसकी अहमियत क्या है? When life evolved on the earth, the early land or water habitat did not have any supply of free oxygen. In these anaerobic conditions, early organisms respired anaerobically and got energy for their life activities, ठीक है। जब ज़मीन पे ज़िंदगी का आगाज़ हुआ तो ज़मीन और पानी की जो हैबिटेट्स थे यानी कि जहाँ पर ऑर्गेनिजम्स रहते थे वहाँ पर कोई फ्री ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं थी। इन कंडीशंस में जो अर्ली ऑर्गेनिजम्स थे उनके अंदर रेस्पिरेशन होती थी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि एनारोबिकली, और इस तरह से दे वर एबल टू गॉट एनर्जी फॉर देयर लाइफ एक्टिविटीज़ एंड दे वर एबल टू सर्वाइव। Even today, when free oxygen is available, some organisms, including some bacteria and some fungi, get energy from anaerobic respiration and are called anaerobes. इवन आज भी जब फ्री ऑक्सीजन इतनी अबंडेंटली अवेलेबल है, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जैसे कि कुछ बैक्टीरिया और कुछ फंजाई जो हैं वो एनर्जी लेते हैं थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन। उन्हें रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। स्टिल देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इनको हम कहते हैं एनारोब्स। Human can also provide energy to the skeletal muscle cells through anaerobic respiration. It happens when skeletal muscles have to work hard, but oxygen supply cannot be increased to fulfill the demand. Even human beings भी अपने skeletal muscles को energy provide करते हैं through anaerobic respiration। कब? जब हम कोई बहुत एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या कोई ऐसा बहुत मेहनत वाला काम कर रहे होते हैं, तो हमारी जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है वो डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं होती, ठीक है। तो उस टाइम पे फिर साथ साथ क्या होता है, एक तो ऑक्सीजन हम इनटेक कर रहे हैं, साथ साथ ये होता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन भी स्टार्ट हो जाती है टू प्रोवाइड एनर्जी टू आवर मसल सेल्स। उसके बाद मज़ीद इसके फ़ायदे क्या हैं? साइंटिस्ट हैव यूज टू फर्मेंटिंग एबिलिटीज़ ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। अभी हमने पढ़ा कि कुछ बैक्टीरिया और फंजाई ऐसे हैं जो स्टिल एनारोबिक रेस्पिरेशन पे गुजारा कर रहे हैं, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने उनकी एबिलिटी को यूज़ किया है ह्यूमन बीइंग के फ़ायदे के लिए। कैसे? बैक्टीरिया की जो फर्मेंटिंग पावर है, दीज आर यूज्ड फॉर मेकिंग चीज़ एंड योगर्ट। फर्मेंटेशन इन यीस्ट इज यूज्ड इन ब्रेविंग एंड बेकिंग इंडस्ट्री। सिमिलरली द सोया सॉस इज मेड थ्रू द फर्मेंटेशन बाय फंगस अस्परगिलस। जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी फर्मेंटिंग पावर को यूज़ किया जाता है मिल्क इंडस्ट्री में चीज़ और योगर्ट वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। वो दूध की फर्मेंटेशन करते हैं और उससे फिर डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं। इसी तरह से यीस्ट की जो फर्मेंटेशन एबिलिटी वो यूज़ होती है ब्रेविंग और बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, ब्रेड वगैरह बनाने के लिए और ड्रिंक्स बनाने के लिए। सिमिलरली जो सोया सॉस होता है, इट इज़ मेड थ्रू द फर्मेंटेशन बाय फंगस एस्परगिलस। एक फंगस की टाइप है एस्परगिलस, दैट इज़ यूज टू मेड सोया सॉस, यूज टू मेक सोया सॉस। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।